जो H2O2 के बारे में बात कर रहा था उसको मैं यहाँ पर फिर से आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, यदि हम H2O2 को लें, बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल है बच्चों, और इसके यूजेस जो है ना वो आप जरूर पढ़ लीजिएगा। माइल्ड डिसइंफेक्टेंट है, यूज अलग से दिया है, 5 पॉइंट दिए हैं। माइल्ड डिसइंफेक्टेंट है, एंटीसेप्टिक की तरह यूज होता है, और मार्केट में पर हाइड्रॉल नाम से बिकता है। ठीक है, ठीक। H2O2 जो है वो आपका डिकम्पोज होता है H2O में और हाफ ऑफ O2 के अंदर। ठीक है, यहां जरा आप ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करो, जैसा हमने बताया था -1, इधर कितनी है -2, और इधर कितनी है 0। अब जरा देखना, ये आपका उस सीरीज में, फुल ओजोन बर्बाद वाली सीरीज में, यदि आप देखो तो H2O2 दो जगह आता था। एक जगह H2O2 ऊपर पहले आता था, वो H2O2 H+ के साथ लिखा हुआ है। ठीक है, फिर आगे चलते आओ, आगे चलते आओ, फिर क्लोरीन आता है, फिर और आगे चलते जाओ, आगे चलते जाओ, ब्रोमीन आता है, फिर आपका इससे पहले ओजोन है, और जो भी केमिकल्स हैं, KMnO4 है, ये सब इधर हैं। ठीक है, KMnO4 H+ जो है वो इधर है। ठीक है, अच्छा, यहां पर ये आ गया, Br2 आ जाता है, फिर आगे चलने पर Fe+3 है, फिर आपका I2 है, और लास्ट में आपका आता है क्या, H2O2 इन OH-, फिर आगे भी कुछ केमिकल्स आते हैं, अपन ने तो यहां तक ही रखा है। अब देखो, H2O2 यदि आपका एसिडिक मीडियम में लिया जाए या बेसिक मीडियम में लिया जाए, H2O2 चाहे एसिडिक मीडियम में लिया जाए या बेसिक मीडियम में लिया जाए, दोनों मीडियम में ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी बिहेव कर सकता है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी बिहेव कर सकता है। अब मेरी बात सुनना, क्यों सर ये तो लास्ट में आ रहा, नहीं और सारे केमिकल्स होंगे ना, वो इसके बाद भी आते होंगे। ये इधर भी जा सकता है, इधर भी, इधर वालों के साथ भी कुछ कर सकता है, इधर वाले के साथ भी कुछ कर सकता है। अब मैं क्या कहना चाहता हूं जरा देखना, यदि आपने H2O2 की रिएक्शन कराई और कोई केमिकल ऐसा ले लिया जो इससे पहले आता हो, इधर आता हो, ठीक है, वो केमिकल जो इससे पहले आता हो, इस साइड में आता हो, वो केमिकल कैसे होंगे, जिनका आपका रिडक्शन का नेचर जो है कैसा होगा, रिड्यूसिंग नेचर कैसा होगा, ज्यादा होगा, इजीली रिड्यूस हो जाएंगे, जो इससे पहले आते होंगे। तब वो इसको क्या करवाएंगे, ऑक्सीडाइज करवाएंगे। तब ये आपका H2O2 किसमें चेंज होगा। देखो, डिकम्पोज वाली बात नहीं हो रही, ये रखा रहेगा तो ऐसे डिकम्पोज होता है, लेकिन यदि ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग नेचर के बारे में बात करी जाए ना, तो अगर एलिमेंट इससे पहले वाले हैं तो वो खुद रिड्यूस होंगे और इसको ऑक्सीडाइज करेंगे, यानी तब आपका H2O नहीं बनेगा, तब आपका क्या बनेगा, O2 गैस बाहर निकलेगी। जैसे जैसे मैंने कहा कि आप एक काम करो, KMnO4 और एसिडिक मीडियम में ले लो और रिएक्शन करा दो H2O2 के साथ। KMnO4 खुद क्या होगा, रिड्यूस होगा, किसमें आएगा, Mn+2 में, एसिडिक मीडियम याद है, एसिडिक मीडियम में यहां आएगा, और इसको वो क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा, तो O2 निकलेगी यहां पर। समझ में आया लॉजिक। जैसे अब मैंने कहा एक काम करो, H2O2 इन एसिडिक मीडियम, क्या आप इसकी रिएक्शन करवा सकते हो क्लोरीन टाइप की चीजों के साथ। देखो, अब ये वाली चीजें कहां पर लाई कर रहे हैं, इससे आगे, तो ये खुद रिड्यूस होगा और सामने वाले को ऑक्सीडाइज कराएगा। सामने वाले को ऑक्सीडाइज करने का मतलब Cl माइनस गोज इनटू Cl2, Br माइनस गोज इनटू Br2, Fe+2 goes into Fe+3, I माइनस गोज इनटू I2। आई बात समझे। जैसे लॉजिक लगाओ, इसकी रिएक्शन मान लो हमने करवा दी होती क्लोराइड के साथ, ब्रोमाइड के साथ, आयोडाइड के साथ, क्या होता, सब में ये इन चीजों को क्या करता, ऑक्सीडाइज करता, क्लोरीन बनाता, ब्रोमीन बनाता, आयोडीन बनाता, इनको बनाता, और अब ये क्या बनाता,
अब ये ऑक्सीजन नहीं निकालता, अब ये कहां आएगा, इसने सामने वाले को ऑक्सीडाइज किया है, खुद इसको क्या होना है, रिड्यूस होना है, यानी ये यहां से यहां आ रहा होगा। और इस कंडीशन में ये क्या चीज बनाएगा, इसमें ऑक्सीजन नहीं निकलेगी, यहां पर हर कंडीशन में क्या चीज बनेगी, वाटर बनेगा। अब जो इसकी सबसे धमाकेदार चीज है, वो धमाकेदार चीज है ये कि जरा देखना ध्यान से, यदि मैं ले लूं H2O2 और /H+, ये ले लूं, ठीक है। अगर मैं ये ले लूं और इसकी रिएक्शन में करा दूं Fe+2 के साथ, ठीक है, तो क्या होगा। और यदि मैंने H2O2 ले लिया और इसकी रिएक्शन मैंने करा दी OH- के साथ, और अब की मैं रिएक्शन करा रहा हूं Fe+3 के साथ, तो जरा देखना, जब आपका H2O2 H+ के साथ लिया जाएगा तो आगे है, ये Fe+2 को Fe+3 में ले जाएगा, और जब इधर है तब पावर किसकी ज्यादा है, तब पावर इसकी ज्यादा है, तब ये खुद रिड्यूस होगा और इसको ऑक्सीडाइज करवाएगा। 3 लिख देता हूं, ये बात समझ में। जब ये पहले वाला लिया गया है तो ये खुद रिड्यूस होगा, सामने वाले को ऑक्सीडाइज कराएगा। जब ये और ये लिए जाएंगे तो पावरफुल कौन सा ज्यादा है, ये वाला ज्यादा है, ये खुद रिड्यूस होगा और सामने वाले को ऑक्सीडाइज कराएगा, ठीक। यानी पहली कंडीशन में, इस कंडीशन में क्या चीज बनेगी, इस कंडीशन में ये खुद रिड्यूस हो रहा है, सामने वाले को ऑक्सीडाइज करा रहा है, यानी H, ये Fe+3 खुद रिड्यूस हो रहा है, खुद रिड्यूस हो रहा है, तो कौन सी चीज बनेगी यहां पर, H2O। यहां पर सोचो, ये वाली चीज बाद में आ रही है, अब ये खुद रिड्यूस होगा, यानी ये बनाएगा Fe+2, और सामने वाले को इसने क्या कर दिया है, ऑक्सीडाइज, यानी यहां मिलेगी क्या, O2। समझ में आ रही मेरी बात। जैसे और देखो, मैंने कहा कि आप ले लो K4 FeCN का होल 6, ये ले लो, ठीक है, फिर ऐसे +2 है। अगर आपको इसको इसमें ले जाना है, एक सेकेंड, यदि इसको आपको इसके अंदर ले जाना है K3 FeCN6, तो मैं एरो के ऊपर क्या लिखूं और एरो के नीचे क्या लिखूं। तो यदि इसको ऑक्सीडाइज कराना है, इसको ऑक्सीडाइज कराना है तो खुद रिड्यूस होना पड़ेगा, यानी ये पहले आएगा, यानी ऊपर वाली चीज के साथ आएगा H2O2/H+, और नीचे वाले के साथ आएगा H2O2/OH-। जैसे जैसे मैंने कहा I2 है, हम I2 के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, और हमने रिएक्शन कराई H2O2 इन प्रेजेंस ऑफ OH-। I खुद रिड्यूस होगा, इसको ऑक्सीडाइज करवाएगा, यानी प्रोडक्ट ये बनेगा। अगर मैंने ये ले लिया होता I-, तो मुझे चाहिए होता क्या, H2O2/H+। ठीक, यहां क्या चीज बनती, यहां बनता I2 और H2O। बात समझ में आ रही। जैसे मैंने रिएक्शन कराई ओजोन के साथ, ओजोन और H2O2, ये तो पहले वाला है H2O2H+, क्या बना देगा, H2O और O2। सर यहां पर क्या हुआ, ये पहले है, खुद रिड्यूस हुआ, ऑक्सीजन बना दिया, और इसको क्या कर दिया, ऑक्सीडाइज कर दिया, ठीक है। अच्छा, ये वाली चीज ध्यान रखिएगा, H2O2 और ये वाली। अच्छा, और मैं क्या कर सकता हूं, जैसे H2O2 का एक काम लेड स्टोरेज पेंटिंग को सुधारने के लिए होता है, हालांकि मैं वो बताऊंगा नहीं यहाँ पर, क्योंकि मैंने
जो मेटलर्जी का लेक्चर है ना उसमें इस बात को बोल दिया है, मेटलर्जी के लेक्चर में इस चीज को बोल दिया है, इसलिए मैं इसको यहाँ रिपीट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो उसके लिए आप चिंता मत करिएगा। जैसे मैंने कहा PbS, अब ये यहाँ सीरीज में नहीं है, अब क्या करोगे, PbS H2O2 ले लिया हमने H प्लस के साथ, तो क्या बनाएगा, S तो अब कुछ हो ही नहीं सकता, ये तो माइनस वाली स्टेज में, ये क्या करेगा, खुद रिड्यूस होगा और सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा। खुद रिड्यूस का मतलब ये बनाएगा H2O और सामने वाले को ऑक्सीडाइज करके ले जाता है PbSO4, व्हाइट कलर का होता है। चलो मैं यहां पर भी बोल देता हूं, दो बार बोलने में क्या हो जाएगा। देखो बच्चों, जो लेड, जो पुरानी पेंटिंग्स होती है ना, उनके अंदर हम जो कलर यूज करते हैं उन कलर में लेड मौजूद रहता है, Pb, ओल्ड पेंटिंग्स में। और जब ये एयर के कांटेक्ट में आती हैं तो वहां मौजूद थोड़ा बहुत H2S के साथ रिएक्शन करके ये लेड के अंदर जो मौजूद Pb+2 है ना, वो इसके साथ रिएक्शन करके लेड का सल्फाइड बना देता है। जनरली ऑल सल्फाइड आर ब्लैक एक्सेप्ट CdS, जनरली बोला है, ठीक है। अच्छा, PbS ब्लैक कलर, तो इस पेंटिंग के अंदर ना, ये जो पेंटिंग बनाई है, ऐसी पेंटिंग अरबों डॉलर की जो बिकती है, ठीक, ये रुक जाओ अभी कीमत कम है, ठीक है। ये जो पेंटिंग बनाई है ना उसके अंदर स्पॉट आ जाते हैं ऐसे ऐसे, तो ये खराब पेंटिंग थोड़ी खराब लगने लगती है, ठीक। तो उसको दूर करने के लिए हम इसके अंदर ऐड करते हैं H2O2। तो ये ऑप्शन पूछा जाता है कि आप ओल्ड पेंटिंग को रिस्टोर करने के लिए किस चीज का यूज करते हैं, तो उसके लिए यूज होता है क्या, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ठीक है। यहां पर ये जो लिखा हुआ है टाइटेनियम सॉल्ट, H2O2 डिटेक्ट किया जाता है टाइटेनियम सॉल्ट के द्वारा। जैसे हमने ले लिया इसकी रिएक्शन टाइटेनियम सॉल्ट से कराई जाती है, तो Ti+2 के साथ जब H2O2 रिएक्शन करता है तो उसको Ti+4 में ले जाता है और इससे जो कंपाउंड बनता है ना वो एक येलो कलर का कंपाउंड बनता है। तो लैब में इसको इस तरह से हम डिटेक्ट करते हैं। अगली रिएक्शन आपको मैंने पहले ही बता दी थी, ये वाली रिएक्शन जो है ना, ये वो वाली रिएक्शन है जब आपने पढ़ा था K2Cr2O7 और CrO4- जिसके अंदर ये डीप ब्लू कलर कौन सा है, CrO5, जो रिंग बनती थी, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर, याद है। तो वो भी H2O2 का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, याद आ गया ना। H2O2 के साथ CrO5 ब्लू कलर ऑन स्टैंडिंग चेंज हो जाता था, किसके अंदर, ग्रीन कलर में क्रोमियम+3 बन जाता था, ठीक है। स्टेबिलिटी के लिए इसके अंदर हम ईथर मिला देते थे, एमाइल एल्कोहल टाइप की चीजें मिला देते थे। अच्छा, अब ये यहां पर मैंने एक नोट लिखने के लिए यहां पर जगह छोड़ी है। यहां पर है क्या क्या नोट लिखना है, जो H2O2 है ना, जब कभी भी ऐसी चीज के साथ, यहां पर इसके पास लोन पेयर मौजूद है, दो नोट लिखने इनफैक्ट, H2O2 के साथ जब आप ऐसी किसी चीज की रिएक्शन कराते हैं जिनके पास मेटल है, जो एल्कली मेटल जिनके पास है, तो एल्कली मेटल क्या करते हैं, उनके पास क्या चीज होती है, वो इजिली M+ बना लेते हैं। तो ये क्या करते हैं, इसके लोन पेयर को छीनने की कोशिश करते हैं। तो एक तो ये बेचारा वैसे ही अनस्टेबल है, टूट जाता है, और अगर ये एल्कली मेटल के कांटेक्ट में आया ना तो ये ब्रेकिंग और जल्दी होने लगती है, ठीक है। यानी अगर कहीं से इसको एल्कली मेटल टाइप की चीज दिख गई ना तो वहां पर ये अनस्टेबल रहेगा, डिकम्पोज हो जाएगा। जैसे अगर आप ग्लास वेसल ले लें, तो ग्लास क्या चीज होती है, सिलिकेट होते हैं, सोडियम के सिलिकेट होते हैं, तो वहां पर भी क्या मौजूद होता है, एल्कली मेटल मौजूद होता है। तो वहां पर इनके कांटेक्ट में आकर तुरंत ये बॉन्ड ब्रेक होने लगता है। तो ग्लास के अंदर चूंकि एल्कली मेटल मौजूद है, ये आपका इस H2O2 को क्या कर देता है, ब्रेक कर देता है। इसीलिए इसको ग्लास वेसल के अंदर नहीं रखा जाता। अगर रखना है तो इसको आप क्या करिए,
कोटिंग कर दीजिए। मेटल के अंदर भी तो रखा ही नहीं जा सकता, ग्लास के अंदर भी नहीं रखा जा सकता। ग्लास के अंदर यदि रखना है तो आप इस पर वैक्स की कोटिंग कर दीजिए। या इसको स्टेबल करना है ना, तो इसको स्टेबल करने के लिए आप इसको यूरिया सॉल्यूशन में रखिए, क्योंकि यूरिया के अंदर ऑलरेडी खूब सारे लोन पेयर मौजूद हैं, उससे इनको कोई दिक्कत नहीं है। तो ये एक स्टेबलाइजर की तरह एक्ट होता है पेरोक्साइड सॉल्यूशन के लिए। ठीक है, डस्ट से भी इसको दूर रखते हैं। डस्ट में भी एल्कली मेटल के पार्टिकल होते हैं, इसको डस्ट से भी दूर रखते हैं, क्योंकि अगर ये डस्ट के कांटेक्ट में आया तो यही प्रोसेस इसके अंदर फिर से होने लगती है। तो इसको इस तरह से प्लास्टिक की बोतल के अंदर वैक्स लगाकर इसको रखा जाता है। ये था नोट का पहला पॉइंट। अब नोट का दूसरा पॉइंट, नोट का दूसरा पॉइंट है ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। इसके बारे में शायद ये आपने लिख लिया हो, लेकिन मेरा फर्ज है, मुझे लग रहा है कि अगर नहीं लिखा है तो इसको लिखवा देता हूं मैं। ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, इधर मैं डेंसिटी और इधर मैं लिख देता हूं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये बच्चों टेबल से मैंने कलेक्ट किया है। जो टेबल है ना, कुछ बच्चे कल पूछ रहे थे कि सर वो इंपॉर्टेंट है, अब आप उसकी टेंशन मत लो, मैंने सारे जो इंफॉर्मेशन है ना सब कलेक्ट करके आपको दे दिए। जैसे ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट में बात करूं तो D2O का ज्यादा है, उसके बाद H2O का, उसके बाद H2O2 का। मेल्टिंग पॉइंट में ये ऑर्डर रहता है। बॉइलिंग पॉइंट में एक्सेसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण पहले ये, फिर ये, फिर ये। ठीक है। अच्छा, अगर मैं एक चीज से और इसको कंपेयर कर दूं, देखो दिमाग में आया कि यदि मैं बॉइलिंग पॉइंट में इसमें इसमें कंपेयर कर रहा हूं, H2O2 सबसे ज्यादा, फिर है H2O, फिर है आपका HF, फिर है आपका NH3। तो ये भी पूछा था, ये तो कई बार पूछा जा चुका है, लेकिन H2O2 इसमें कहाँ आता है ये नहीं पूछा गया। ठीक है, यहां डेंसिटी वाली बात करें, डेंसिटी H2O2 की ज्यादा है, फिर D2O की है, फिर ये है। यानी हैवी वाटर से बनी हुई आइस जो है ना पानी में डूब जाएगी। ठीक। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में जो ऑर्डर आता है वो H2O का ज्यादा, देन D2O का, उसके बाद H2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अच्छा, एक बात और सुनिएगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का वो जो ओपन बुक स्ट्रक्चर है ना, उसके अंदर जो एंगल है ना, वो आप जरा एक बार देख लीजिएगा किसमें क्या ज्यादा होते हैं। ओके, अब मैं इसके लिए एक छोटा सा टर्म और बता दूं। जो H2O2 है वो आपका डिकम्पोज करता है H2O में प्लस हाफ ऑफ O2 के अंदर। ठीक है, यहां ये आपका कैसा है, ये आपका एक्वस फेज है, और ये लिक्विड है, और ये आपका गैस है। सब एक साथ यहां पर आ जाते हैं। इसके अंदर एक हम टर्म डिफाइन करते हैं इसकी कॉन्सेंट्रेशन को बताने के लिए, वो टर्म होता है वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2, ऑफ H2O2। और ये ऐसे डिफाइन किया गया है कि वॉल्यूम ऑफ O2 प्रोड्यूस्ड एट STP अपॉन वॉल्यूम ऑफ H2O2 solution taken in liter। ठीक है, दोनों ही लीटर लीटर हैं, कोई भी इसकी यूनिट यूनिट नहीं होती है। ठीक है,
जैसे देखो, इसको हम ऐसे बताते हैं आपको, एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। मान लो इस H2O2 की मोलरिटी XM है, ठीक है, और इसका वॉल्यूम जो है वो V सॉल्यूशन है, ठीक है। तो इसके मोल्स कितने हो गए, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, इतने मोल है। इससे H2O2 कितना बन रहा है, ये बन रहा है XV/2। दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो T इक्वल टू 0 पर इसके मोल कितने हैं, ये XV मोल है, इसके एक मोल से इसका आधा बनता है, तो इतने मोल से इसके इतने मोल बन जाएंगे, ठीक है। अब मैंने वॉल्यूम स्ट्रेंथ क्या डिफाइन किया है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ क्या डिफाइन किया जरा देखो, टेकन इन लीटर, ठीक है। यानी 1 लीटर से कितना H2O2 प्रोड्यूस हो रहा है, 1 लीटर से कितना ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रहा है एसटीपी पर, यही इनका डिवीजन ही तो है वॉल्यूम स्ट्रेंथ, ठीक है। अच्छा देखो, इतने मोल से इतना मोल बन रहा है। यदि हम यहां पर V लीटर के बारे में बात करें, V लीटर सॉल्यूशन से इतना बन रहा है, तो 1 लीटर सॉल्यूशन से कितना बनेगा, इतने लीटर से इतने मोल बन रहे हैं, तो 1 लीटर सॉल्यूशन से कितना बनेगा। तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ कैसे डिफाइंड हुई है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऐसे डिफाइंड हुई है कि जो H2O2 के मोल्स हैं जो एसटीपी पर प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो वो कितने हैं, XV/2, इतने मोल प्रोड्यूस हो रहे हैं। एसटीपी पर एक मोल का वॉल्यूम कितना, 22.4 लीटर, ठीक है, अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेंथ, यानी वॉल्यूम किसके अंदर लेना है आपको, लीटर के अंदर लेना है, दोनों को डिवाइड कर दो तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ क्या आ जाएगी, ये कटा इससे, यानी ये वैल्यू आ जाएगी x मल्टीप्लाई बाई 11.2, जहां x क्या है, मोलरिटी है, जहां पर x क्या है, मोलरिटी है। तो आपको वॉल्यूम स्ट्रेंथ दिया हो आप उससे मोलरिटी, मोलरिटी दिया हो आप उससे वॉल्यूम स्ट्रेंथ, कुछ भी बता सकते हैं। समझ आ रही मेरी बात, यानी वॉल्यूम स्ट्रेंथ बराबर क्या हो गया, वॉल्यूम स्ट्रेंथ बराबर हो गया 11.2 इनटू मोलरिटी। और H2O2 के लिए जो x का फैक्टर आप लो, x का फैक्टर जो H2O2 के लिए लो, कभी नॉर्मेलिटी निकालनी पड़ी तो x का फैक्टर 2 लेकर चलो। अब आप एक बार क्वेश्चन करना, जैसे मैंने ऐसे बताए हैं ना, वैसे क्वेश्चन करने का प्रयास करना। यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चन नहीं लिए, एक आध क्वेश्चन ले लेता तो और अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाता। कोई क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन, क्वेश्चन आपके पास है, इधर देखता हूँ जरा सा। क्वेश्चन यार कोई नहीं मिल रहा मुझे, क्वेश्चन आपके पास होगा, आप इससे ट्राई तो करना एक बार, इससे ट्राई करना, और ना आए समझ में तो मुझसे पूछना, ठीक है ना। चलो इसको निपटाओ, फिर अपन आगे बढ़ते। तो इस तरह से अपन ने ये पूरी कहानी, इसके अंदर अब आपको पढ़ना क्या है, यूज ऑफ H2O2 पढ़ना है। अच्छा एक चीज और, मैं यहां पर एक पॉइंट और नोट करके लिख देता हूं। वो पॉइंट ये है कि यदि आप एक सिलेंडर लें जिसमें कंप्रेस्ड हाइड्रोजन भरी हो, ठीक है, तो ये कंप्रेस्ड हाइड्रोजन वाला सिलेंडर आपका नॉर्मल पेट्रोल वाले सिलेंडर से 30 गुना ज्यादा, 30 टाइम्स हैवी होता है, भारी होता है, क्योंकि इसके लिए आपको नॉर्मल कंटेनर में कंप्रेस्ड हाइड्रोजन नहीं रखी जाती। ये भारी भरकम, बहुत एक्सपेंसिव आपका मटेरियल के बने होते हैं, एक एलॉय के द्वारा बने होते हैं, उसके अंदर रखते हैं हम इस कंप्रेस्ड हाइड्रोजन को। तो अगर हम इतनी एनर्जी चाहिए हमको, इतनी एनर्जी चाहिए हमको, और एक आप ये टैंक ले लो, ये आपका 30 गुना ज्यादा भारी होगा यदि सेम एनर्जी आपको पेट्रोल से लेनी हो तो। सेम एनर्जी यदि पेट्रोल से लेनी हो ना,
उससे जो फ्यूल आ रहा है वो जो सिलेंडर होगा उससे 30 गुना ज्यादा भारी होता है ये कंप्रेस्ड एयर वाला। इसके लिए इसको एक खास तरह के एलॉय में रखते हैं, और वो एलॉय जो होता है वो ये होता है NaNi5 TiTiH2। इस खास मटेरियल के बने हुए एलॉय में रखा जाता है इसको। तो आपको जो चीज पढ़नी है, ये आपको पढ़ना है यूज ऑफ H2O2 एंड स्ट्रक्चर ऑफ H2O2। ठीक है, और जिनको भी दिक्कत हो रही हो इन तरह के सवालों में एक बार और ट्राई करिएगा, ना आए तो मुझसे पूछिएगा, मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, चलो इसको निपटाओ। और अभी उसमें भी आएंगे ना क्वेश्चन, अभी जो मैं प्रैक्टिस शीट दूंगा ना उसमें भी आएंगे, तो उनको डिस्कस करते वक्त आपको समझ में आ जाएगी कैसे करना है। ठीक है ना बच्चों, चलो निपटाओ इसको जल्दी से।